सुनने वालों के लिए आज एक ऐसी रिपोर्ट है जो सच में दिमाग हिला देगी। मैं एक जगह डेटा पढ़ रही थी और उसमें था कि इंडिया के टॉप 1% लोग देश की लगभग 1/3 वेल्थ ओन करते हैं। हाँ, और ये नंबर सुनने में जितना छोटा लगता है ना, इसके पीछे की रियलिटी उतनी ही डीप है। बिल्कुल। तो आज का हमारा ये डीप डाइव इसी बारे में है। हम वेल्थ, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और एक्चुअली रियल वेल्थ क्या होती है उसे डिकोड करेंगे। और इसके लिए हमने संदीप जेठवानी और राज शमानी के एक रीसेंट इंटरव्यू के नोट्स को अपना बेस बनाया है। राइट। और हमारा मेन गोल यहाँ सिर्फ थियरी डिस्कस करना नहीं है। हम बिजनेस स्ट्रैटेजी, इकोनॉमिक शिफ्ट्स और उन पर्सनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को निकालेंगे जो डायरेक्टली काम आ सकें। क्योंकि आजकल जो एक गेट रिच क्विक वाला नशा छा गया ना मार्केट में, उस पर थोड़ा सवाल उठाना जरूरी है। वही तो, वेल्थ बनाना कोई रातों रात होने वाला चमत्कार तो है नहीं। ये ये एक लंबा प्रोसेस है। हर कोई आज के टाइम में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या लगती है मुझे? क्या? लोग वेल्थ को सिर्फ बैंक बैलेंस या एक्सपेंसिव कार्स से नापते हैं, जबकि इन नोट्स को डीप डाइव करने पर समझ आता है कि रियल वेल्थ का सबसे बड़ा इंडिकेटर है अपने टाइम पर कंट्रोल होना। एग्जैक्टली। गाड़ी आई मतलब वेल्थ बढ़ी, ये एक इल्यूजन है। टेक्निकली देखा जाए तो एक महंगी गाड़ी खरीदने से अकाउंट बैलेंस एक्चुअली कम हो जाता है। हाँ, असली वेल्थ तो दिखती ही नहीं है, वो फ्रीडम है। एक ऐसी आजादी जहां इंसान खुद डिसाइड करे कि सुबह उठकर उसे क्या करना है। और इसी से एक बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट जुड़ा है जिसे हम फायर मूवमेंट कहते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। हाँ, आजकल हर तीसरा इंसान चाहता है कि वो 35 या 40 की एज में रिटायर हो जाए। लेकिन यहाँ मुझे एक डाउट आता है, क्या सच में कोई 40 की एज में रिटायर होकर बस घर पे बैठना चाहता है? ये थोड़ा अनरियलिस्टिक नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। और यहीं पर लोग इस फायर मूवमेंट का पूरा मतलब गलत निकाल लेते हैं। रिटायरमेंट का जो ट्रेडिशनल मतलब था ना, कि बस काम करना बंद कर दो और आराम करो, आज की जनरेशन प्रैक्टिकली कंप्लीटली आइडल नहीं बैठना चाहती। राइट, वो बोर हो जाएंगे। वही तो, जब कोई कहता है कि उसको जल्दी रिटायर होना है तो उसके पीछे का रियल मोटिव होता है चॉइस। वो वही काम करना चाहते हैं जो उन्हें जेन्युइनली पसंद है। एक बैंक में दिन रात घिसने वाले एग्जीक्यूटिव के लिए रिटायरमेंट का मतलब शायद पहाड़ों में बैठकर एक किताब लिखना हो सकता है। तो बेसिकली ये लेजीनेस नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है। एग्जैक्टली। वेल्थ बस एक टूल है जो लोगों को उस मजबूरी से बाहर निकालता है जहां उन्हें बिल्स पे करने के लिए किसी ऐसी जॉब पर जाना पड़े जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये चॉइस वाली बात बहुत डीप है। और अगर हम इंडिया की इकोनॉमी को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो इन नोट्स में इकोनॉमी को 3 क्लियर फेजेस में डिवाइड किया गया है। जो पहला फेज था इनकम मैनेजमेंट का, हाँ, जो हमारी पिछली जेनरेशंस ने जिया है। राइट। उसमें फोकस सिर्फ इस बात पर था कि जो सैलरी आई है उससे घर का खर्च कैसे चले और सेविंग कैसे हो, ताकि आगे चलकर बच्चों पर डिपेंड ना रहना पड़े। उस फेज में वेल्थ क्रिएशन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बस सर्वाइवल था। फिर इंडिया ने शिफ्ट लिया दूसरे फेज में, जिसे हम वेल्थ मैनेजमेंट कहते हैं। ये एरा पिछले कुछ सालों में एकदम से एक्सप्लोड हुआ है। हाँ, और लोगों को समझ आ गया है कि अब सिर्फ फिक्स डिपॉजिट से काम नहीं चलेगा। पैसे को स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है। इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ मुझे बीएसई अकाउंट्स के डेटा में दिखा। वो अकाउंट ग्रोथ वाला स्टैट? हाँ, शुरुआत में जब इंडिया में 1 करोड़ से 2 करोड़ इन्वेस्टर अकाउंट्स बने थे ना, तो करीब 1300 दिन लग गए थे, मतलब लगभग 3.5 साल। राइट। लेकिन हाल ही का डेटा देखो तो 9 करोड़ से 10 करोड़ अकाउंट्स तक पहुंचने में सिर्फ 90 दिन लगे, सिर्फ 3 महीने। ये दिखाता है कि आम लोग अब अग्रेसिवली अपने पैसे को मैनेज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। लेकिन इस सब के बाद आता है तीसरा और सबसे क्रूशल फेज, वेल्थ क्रिएशन। ये वो स्टेज है जहां लोग सिर्फ रिटर्न्स पर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जो उन्हें टाइम का लेवरेज दे सकें। टाइम के लेवरेज से मुझे एक बहुत बढ़िया पॉइंट याद आ रहा है। इन्हीं नोट्स में एक जगह हाई स्टेक्स और लो स्टेक्स डिसीजंस के डिफरेंस की बात की गई है। वो कपड़े खरीदने वाला एग्जाम्पल। हाँ, मतलब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक टी शर्ट या फोन खरीदना हो जो कि कंप्लीटली लो स्टेक्स डिसीजन है, उस पर दिन भर रिसर्च करेंगे, 10 रिव्यूज पढ़ेंगे। लेकिन जब बात हेल्थ या अपने लाइफ के बचे हुए सारे पैसे की आती है, जो प्योरली हाई स्टेक्स गेम है, तो लोग अजीब सा रिस्क लेते हैं। खुद ही इंटरनेट पर पढ़ के डॉक्टर बन जाएंगे या किसी रैंडम टिप पर स्टॉक मार्केट में लाखों लगा देंगे। एग्जैक्टली। जबकि जो वाकई सक्सेसफुल लोग होते हैं
वो वेल्थ क्रिएट करने के बाद उसको खुद माइक्रो मैनेज नहीं करते, वो अपना टाइम एक्सपर्ट्स को ढूंढने में लगाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि इन हाई स्टेक्स गेम्स में उनकी आधी अधूरी नॉलेज नुकसान कर सकती है। इसलिए वो अपना कीमती वक्त खुद ट्रायल एंड एरर करने में वेस्ट नहीं करते। एक बार सही एक्सपर्ट मिल गया तो उनका सारा टाइम फ्री हो जाता है नए सिस्टम्स पर काम करने के लिए। ये डेलीगेशन ही वेल्थ क्रिएशन का एक लंबा रास्ता तय करता है। और अगर इंडिया अब सच में वेल्थ मैनेजमेंट से वेल्थ क्रिएशन वाले ईरा में घुस रहा है, तो इसका सीधा असर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पर भी पड़ेगा। पूरा लैंडस्केप बदल रहा है। पहले इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेसिक फूड और एग्रेरियन इकोनॉमी से जुड़ी थी, लेकिन अब एक मैसिव मिडिल क्लास के पास अपनी जरूरतों से थोड़ा ज्यादा पैसा यानी सरप्लस कैपिटल आ गया है। तो इन नोट्स के हिसाब से अब वो बिजनेसेस सबसे फास्ट ग्रो करेंगे जिनके लिए कोर रॉ मटेरियल कुछ और नहीं बल्कि खुद पैसा है। राइट, बिल्कुल। जब सोसाइटी के पास बेसिक नीड्स पूरी करने के बाद पैसा बचता है तो वो उसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या उसके बेसिस पर क्रेडिट लेकर अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं। तभी हम देख रहे हैं कि क्रेडिट बेस्ड मॉडल्स, लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स या वेल्थ इन्वेस्टिंग टेक प्लेटफॉर्म्स इतनी तेजी से स्केल कर रहे हैं। हाँ, किसी के पास अगर फाइनेंशियल टेक या इवन फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड एक सॉलिड बिजनेस मॉडल है ना, तो मार्केट में अभी सबसे ज्यादा हंगर उसी चीज के लिए है। लेकिन सिर्फ टेक बनाना काफी नहीं है, मुझे लगता है माइंडसेट भी तो चाहिए। इन नोट्स में 3 बड़े इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल पिलर्स को हाईलाइट किया गया है: प्रोबेबिलिटी, अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी। प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट मेरा फेवरेट है। मेरा भी। लोग अक्सर एक ऐसी लॉटरी टिकट खरीदने को तैयार रहते हैं जहां उनके जीतने के चांस शायद 1% से भी कम हो। $1 मिलियन का इम्पॉसिबल ख्वाब उन्हें ड्राइव करता है। वही तो। जबकि अगर उन्हें किसी बिजनेस या इंडेक्स फंड में लगातार स्लो ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी दिखाई जाए तो उन्हें वो बोरिंग लगता है। मतलब लोग कंसिस्टेंटली गारंटीड रिटर्न की जगह एक मिरेकल के पीछे क्यों भागते हैं? इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है। जब इंसान की बेसिक इनकम सिक्योर नहीं होती या वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में होता है ना, तो उसे स्लो ग्रोथ समझ नहीं आती। उस डेस्परेशन में दिमाग ऑटोमेटिकली एक्सपोनेंशियल और क्विक फिक्सेस ढूंढता है। मेक सेंस। लेकिन जो वेल्थ क्रिएशन के स्टेज पर होते हैं वो प्रोबेबिलिटी को डिफरेंटली कैलकुलेट करते हैं। वो पहले अपनी डाउनसाइड प्रोटेक्ट करते हैं और फिर वहां रिस्क लेते हैं जहां उन्हें लगता है कि ऑड्स उनके फेवर में हैं। और इसके साथ जुड़ा हुआ है दूसरा पिलर, अनसर्टेनिटी। आम इंसान आगे क्या होगा इस बात से डरता है। हाँ, पर सक्सेसफुल लोगों ने इस अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्ट बना लिया होता है। उन्हें पता है कि मार्केट 100% प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस करते हैं। और तीसरा पिलर जो इनसिक्योरिटी का है, उस पर इन नोट्स में एक बड़ा इफेक्टिव हैक दिया गया है। जब लोग इनसिक्योर फील करते हैं तो अक्सर कहते हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकती, ये इम्पॉसिबल है। पर अगर इस इम्पॉसिबल शब्द को हटाकर लोग सिर्फ इतना बोलना शुरू कर दें कि मुझे अभी तक ये नहीं आता या आई डोंट नो येट, तो दिमाग के सारे बंद दरवाजे खुल जाते हैं। ये छोटा सा वोकैबुलरी शिफ्ट है, पर आई डोंट नो येट एक ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। और इस कंटिन्यूअस लर्निंग का सबसे बड़ा फायदा होता है करियर में कंपाउंडिंग। जैसे वो डेविड एप्स्टीन की बुक रेंज में रॉजर फेडरर का एग्जाम्पल दिया है, मुझे वो बड़ा सटीक लगा। फेडरर ने डायरेक्टली बचपन से सिर्फ टेनिस नहीं खेला था। राइट, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स ट्राई किए थे। हाँ, जिससे उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन और एथलेटिक स्किल्स डेवलप हुए। और जब वो फाइनली टेनिस में आए तो उन बाकी स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस वहाँ कंपाउंड हो गया। और प्रोफेशनल लाइफ में भी कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे की नहीं होती। अगर कोई प्रोफेशनल फाइनेंस से निकलकर किसी फार्मा कंपनी को लीड करता है और फिर वहां से एक लॉ फर्म को मैनेज करने जाता है, तो कोर डोमेन नॉलेज भले ही नहीं हो, पर उसकी लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कंपाउंड होती रहती हैं। एग्जैक्टली। यहाँ एक ऐसी गलती का मेंशन भी है जो आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग बहुत रैंडमली करते हैं। सिर्फ एक 15 या 20% के इमीडिएट सैलरी हाइक के चक्कर में लोग कंपनी चेंज कर लेते हैं, बिना ये सोचे कि उन्होंने जो ट्रस्ट और रेप्यूटेशन पिछली जगह इतने सालों में बनाया था वो अब जीरो हो जाएगा। बिल्कुल। नई जगह उन्हें वापस से सबको अपना काम प्रूव करना पड़ेगा। छोटे शॉर्ट टर्म मॉनेटरी गेन्स के लिए अपने करियर के इतनी बड़ी कंपाउंडिंग चेन को तोड़ देना बहुत बड़ी मिस्टेक साबित हो सकती है। बिल्कुल। ट्रस्ट और रेप्यूटेशन किसी भी डोमेन में सबसे स्लो कंपाउंड होते हैं, पर जब होते हैं तो वो अनशेकेबल बन जाते हैं। एक बार उस चेन को ब्रेक कर दिया तो बहुत बड़ा मोमेंटम खो जाता है। अब अगर हम बिजनेस ट्रेंड्स की तरफ वापस आएं और थोड़ा शॉर्ट टर्म अगले 1 से 3 साल के होराइजन को देखें, तो नोट्स में एक बड़ी सरप्राइजिंग रिसर्च मिली।
यूएस में हुई एक स्टडी में पता चला कि लगभग 72% जेन जी वापस ऑफलाइन दुनिया में जाना चाहते हैं। ये डेटा सच में कई ब्रांड्स की नींद उड़ा सकता है। हाँ, क्योंकि जो डिजिटल वेव आई थी, लोगों को लगने लगा था कि अब सब कुछ ऑनलाइन ही रहेगा। पर जेन जी जूम कॉल्स, एंडलेस स्ट्रीमिंग और वर्चुअल मीटिंग से इतनी थक चुकी है कि उन्हें अब रियल वर्ल्ड कॉन्सर्ट्स, फिजिकल मीटअप्स और इन पर्सन एक्सपीरियंसेस चाहिए। ये एक क्लियर वार्निंग साइन है उन सभी कंपनीज के लिए जो डिजिटल अडॉप्शन कर्व को ओवर एक्सट्रापोलेट कर रही थी। जब सन शिफ्ट होता है तो लोग सोचते हैं ये हमेशा के लिए नया नॉर्मल बन गया है। पर ह्यूमंस तो नेचर से सोशल क्रीचर्स है ना। एग्जैक्टली। इस डेटा का सीधा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ये होगा कि एक्सपीरियंस बेस्ड इकोनॉमीज में भयंकर बूम आएगा। जो बिजनेसेस कम्युनिटीज बिल्ड करते हैं, फिजिकल इवेंट्स होस्ट करते हैं या ऑनलाइन ऑडियंसेस को ऑफलाइन लाने का रास्ता निकालते हैं, उनको सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा। और अगर हम इस टाइमलाइन को स्ट्रेच करके आगे के 5 से 15 साल देखें तो इकोसिस्टम कैसे बदलेगा। इन नोट्स में इंडिया के लॉन्ग टर्म वेल्थ स्ट्रक्चर को समझाने के लिए फ्लिपकार्ट माफिया का एग्जाम्पल दिया गया है। वो एक क्लासिक केस स्टडी है। हाँ, जब फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट की डील हुई तो अर्ली एम्प्लॉयज और फाउंडर्स के पास बहुत सारा कैपिटल आया, पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वो पैसा सिस्टम के बाहर नहीं गया। उन लोगों ने नए स्टार्टअप्स बनाए, नई कंपनीज में इन्वेस्ट किया। इसको टेक्निकल टर्म में कैपिटल रिसाइकलिंग और टैलेंट डेंसिटी का फ्लाईव्हील इफेक्ट कहते हैं। जब एक मेजर वेल्थ क्रिएशन इवेंट होता है तो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि हाईली एक्सपीरियंस टैलेंट भी सिस्टम में वापस आता है, जो नए फाउंडर्स को बैक करते हैं। राइट। इंडिया अब इस परमानेंट स्ट्रक्चरल शिफ्ट के फेज में घुस चुका है, लेकिन इस नए हाईली कंपेटिटिव एरा में एक ब्रांड के सर्वाइव करने का सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगी, वो डिफरेंशिएटर होगा ट्रस्ट। जैसे टाटा ब्रांड का एग्जाम्पल। बिल्कुल। टाटा की क्रेडिबिलिटी एक दिन में नहीं आई, डेकेड्स तक कंसिस्टेंटली ऐसे डिसीजंस लेने की वजह से आई जो स्टेक होल्डर्स और कंज्यूमर्स के फायदे में थे। आगे आने वाले दशकों में जो कंपनीज मार्जिन बढ़ाने के लिए अनएथिकल शॉर्टकट्स लेंगी, वो मार्केट से साफ हो जाएंगी। सिर्फ वही राज करेंगे जो लॉन्ग टर्म गेम में ट्रस्ट कंपाउंड होने देंगे। और पता है, ये जो ट्रस्ट और एजुकेशन का गैप मार्केट में क्लियरली दिख रहा है ना, यही वजह है कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल गई है। इंफॉर्मेशन ट्रांजिशन के टाइम पर हमेशा ऐसा ही होता है। हाँ, लोग इस वक्त फाइनेंशियल मार्केट्स और इकोनॉमी को समझना चाहते हैं, पर उन्हें आसान भाषा में समझाने वाले कम हैं। मार्केट के इस भूख को देखकर समझ आता है कि क्यों द 15% सैलरी हाइक ट्रैप या वाई फायर मूवमेंट इज मिसअंडरस्टूड जैसे सब्जेक्ट्स इतना रेजोनेट करते हैं। आम जनता और फाइनेंशियल लिटरेसी के बीच एक बहुत बड़ा एक्सपर्टीज गैप है जिसे क्रिएटर्स फिल कर सकते हैं। ऑडियंस को सिर्फ ड्राई नंबर्स नहीं चाहिए, उन्हें रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट चाहिए। जैसे वो स्काई डाइवर वाली एनालॉजी जो इन नोट्स में थी, वो बड़ी कमाल की थी। हाँ, कि बायोलॉजिकली देखा जाए तो जब कोई डर रहा होता है या बहुत एक्साइटेड होता है, दोनों सिचुएशंस में ह्यूमन बॉडी का फिजिकल रिएक्शन एग्जैक्टली सेम होता है। हार्ट बीट तेज हो जाती है, हाथ में पसीना आता है। फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि दिमाग ने उस पर्टिकुलर मोमेंट को किस इमोशन का लेबल दिया है, फियर का या एक्साइटमेंट का। जब क्रिएटर्स जैसे डीप साइकोलॉजिकल शिफ्ट्स को शॉर्ट फॉर्म वीडियो या रील्स के थ्रू ब्रेक डाउन करते हैं तो मास ऑडियंस इंस्टेंटली कनेक्ट करती है। और ये लेबल वाली बात हमें सीधा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर ले जाती है। हमें अक्सर लगता है कि हम जो वर्ड्स यूज करते हैं वो सिर्फ बोलने तक सीमित है, पर हमारी डेली वोकैबुलरी हमारे आउटकम्स को शेप करती है। डिजर्व का एग्जाम्पल यहाँ बहुत फिट बैठता है। हाँ, वो वेल्थ टेक फर्म, उन्होंने अपनी कंपनी में कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके मेंबर पार्टनर रख दिया। अब किसी को लग सकता है कि बस नाम बदलने से क्या होगा, पर उन्होंने उस जॉब का पूरा गोल ही रीडिफाइन कर दिया। अब गोल रोजाना 50 टिकट क्लोज करना नहीं था, गोल था आने वाले कस्टमर को डिलाइट करना। और यही साइकोलॉजी का गेम है। जब टीम को रियलाइज होता है कि उनका काम सिर्फ कंप्लेंट्स मैनेज करना नहीं बल्कि एक्चुअल में वैल्यू देना है, तो उनका एटीट्यूड कंप्लीटली बदल जाता है। किसी भी लीडरशिप रोल में आप जो लैंग्वेज सेट करते हैं वही कंपनी का कल्चर बन जाती है। अगर लीडर खुद चैलेंज को देखकर पैनिक करेगा तो टीम डरेगी, पर अगर वो उसे एक पजल बताएगा तो फियर एक्साइटमेंट में बदल जाता है। ये एक ऐसी चीज है जिसे लोग कल से ही अपनी फील्ड में अप्लाई करके रिजल्ट्स देख सकते हैं। वैसे इन सभी नोट्स के बीच मुझे एक बड़ा डीपली हिडन इनसाइट भी मिला जो ज्यादा लोग इनिशियली कैप्चर नहीं कर पाते। कौन सा वाला? हमें बचपन से सिखाया जाता है कि डेटा इज किंग। फाइनेंस की दुनिया में तो लोग स्पेसिफिकली पास्ट डेटा और पिछले 5 साल के ग्राफ्स को देखते हैं,
लेकिन एक NYU प्रोफेसर का थॉट इस पूरे डेटा ड्रिवन मॉडल को क्वेश्चन करता है। ओह राइट, वो फ्यूचर स्टोरी वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, उनका मानना है कि अगर कोई जेन्युइनली एक्सपोनेंशियल वेल्थ बनाना चाहता है तो वो कभी पास्ट डेटा के सहारे नहीं बन सकती। असली वेल्थ फ्यूचर की एक क्रेडिबल स्टोरी पर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रखने से आती है। डेटा पर बिलीव करना वर्सेस स्टोरी पर बिलीव करना, ये फाइनेंशियल वर्ल्ड में थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव नहीं लगता? लगता है, क्योंकि ये प्योरली लॉजिक ड्रिवन दिमाग के अगेंस्ट जाता है। पर इसको समझने के लिए कैपिटल एलोकेशन को देखना पड़ेगा। ट्रेडिशनल फाइनेंस में कैपिटल वहां लगाया जाता है जहां रिस्क कैलकुलेट हो सके। राइट। लेकिन प्रोफेसर का पॉइंट ये है कि अगर आप सिर्फ उन्हीं पैरामीटर्स पर खेलेंगे जो सबको पहले से पता है, यानी हिस्टोरिकल डेटा, तो आपको मार्केट का एवरेज रिटर्न ही मिलेगा। क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन तो सबके पास है। एग्जैक्टली। पर जो गेम चेंजिंग रिटर्न्स होते हैं वो तब आते हैं जब कोई ऐसी फ्यूचर स्टेट की कल्पना करे जो अभी डेटा में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, जिसका ग्राउंड वर्क साउंड हो। एक तरह से डेटा पास का रिपोर्ट कार्ड है और विजन आने वाले कल का ब्लूप्रिंट। और यहीं से शुरू होती है एक बहुत जोरदार डिबेट, डेटा वर्सेस स्टोरी टेलिंग की। अगर हिस्टोरिकल डेटा इतना सेफ होता तो सभी पैसे बना रहे होते। रीसेंसी बायस का सबसे बड़ा ट्रैप यही है ना? कैसे? जैसे पिछले कुछ वक्त में हमने देखा कि बिटकॉइन में अचानक से रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा पंप किया। उन्होंने पिछले 6 महीने का अपवर्ड डेटा देखा और जैसे ही पीक पर लोगों ने एंट्री ली, मार्केट करेक्ट हो गया और भारी नुकसान हो गया। वहीं दूसरी तरफ टेस्ला का एग्जाम्पल ले लीजिए। जब टेस्ला शुरू हुई थी तब उनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मास मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी का कोई सॉलिड हिस्टोरिकल डेटा नहीं था। लेकिन इलॉन मस्क ने पास डेटा पर कैपिटल रेज नहीं किया। उन्होंने स्टोरी बेची। हाँ, उन्होंने दुनिया के सामने आने वाले कल के एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ऐसी कंपेलिंग और लॉजिकल स्टोरी पेश की जिस पर इन्वेस्टर्स ने बिलियंस लगाए। तो डिबेट यहीं आकर रुकती है कि क्या आप सेफ खेलकर सर्टेनिटी ढूंढते हैं और रीसेंसी बायस का शिकार होकर एवरेज पर अटक जाते हैं, या फिर एक कैलकुलेटेड अनसर्टेनिटी को अपनाकर उस नैरेटिव का हिस्सा बनते हैं जहां द रियल लीप्स ऑफ वेल्थ हैपन। ये सच में आज के फाइनेंशियल लैंडस्केप की सबसे थॉट प्रोवोकिंग डिबेट है। सच में ये पूरा डिस्कशन दिमाग के कई नए हिस्से खोल देता है। आज के इस डीप डाइव के मेन पॉइंट्स को अगर मैं रैप अप करूं तो क्लियर है कि वेल्थ का असली मतलब लग्जूरियस चीजें नहीं, टाइम और फ्रीडम ऑफ चॉइस है। अपनी लाइफ के हाई स्टेक्स डिसीजंस में एक्सपर्ट्स का सहारा लेना जरूरी है। और करियर में छोटी गेन्स के पीछे अपनी कंपाउंडिंग और ट्रस्ट की चेन को ब्रेक नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ा टेकअवे, इम्पॉसिबल को आई डोंट नो येट से रिप्लेस करना। और सुनने वालों के लिए इस चर्चा को बंद करने से पहले मैं सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी की फ्यूचरिज्म क्लास का एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। एक पल के लिए सोचिए, अगर आने वाले वक्त में कंप्लीटली ऑटोनॉमस या ड्राइवरलेस कार्स आ जाती हैं तो इसका रिपल इफेक्ट क्या होगा? कार्स 247 रेडिली अवेलेबल होंगी। राइट। तो शायद सिटीज में पार्किंग की इतनी जरूरत ना बचे, लोग खुद की पर्सनल गाड़ी ओन करना बंद कर दें, क्योंकि ऑन डिमांड सर्विस सस्ती और आसान होगी। दैट मेक्स सेंस। और अगर लोग मैसिव स्केल पर कार खरीदना बंद कर दें तो उन बड़े बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स का क्या होगा, जिनकी कोर कमाई ऑटो लोन्स और उसके इंटरेस्ट से आती है? इसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। एक आम सा लगने वाला टेक अपडेट कैसे एक पूरे इकोसिस्टम को हिला सकता है। ऑडियंस को इस फ्रेमवर्क को अपनी आसपास की दुनिया पर आज ही टेस्ट करना चाहिए। ये वाकई एक शानदार लेंस है दुनिया को देखने का, जहां एक डॉट दूसरे डॉट से कनेक्ट होकर पूरी तस्वीर बदल देता है। तो बस इन्हीं हैवी हिटिंग इनसाइट्स के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं कंक्लूड करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इन बारीकियों से कुछ नए रास्ते जरूर खुले होंगे। कीप क्वेश्चनिंग द ऑब्वियस, डीप डाइव इनटू लर्निंग, और याद रखिए, एवरीथिंग इन लाइफ इवेंचुअली कंपाउंड्स। सी यू नेक्स्ट टाइम।